मेरी माँ बहुत सुंदर महिला थी। पापा के जाने के बाद माँ खुद काम करके हमारा पेट भरती थी। एक दिन ऐसा आया कि मेरी माँ की नौकरी चली गई। उसके बाद माँ बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि माँ ने जो पैसे बचाए थे, नौकरी जाने की वजह से अब सब खत्म हो चुके थे। अब एक दिन माँ को मेरे दोस्त ने नौकरी बताई। वह घर में किसी महिला को संभालना था। इस घर में एक सुंदर लड़का भी था, जिसे देखकर माँ हैरान रह गई। एक दिन जब वह काम कर रही थी, तो इस लड़के ने और मैंने मिलकर मम्मी की खूब खातिरदारी की, जिससे माँ बहुत खुश हो गई। और फिर रोज ही हम तीनों। मेरा नाम अर्जुन है। मेरी उम्र 22 साल है। मैंने 12वीं के एग्जाम दिए हैं। और यह कहानी मेरी माँ की है, जिनका नाम सोनम है। वह एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। बुरे हालात के दौरान उनकी नौकरी चली गई, लेकिन जब हालात सुधरे तब भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, और जो हमारी बचत के पैसे थे वह भी खत्म हो गए थे। मेरी माँ कोई भी काम करने को तैयार थी, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। हमारे घर में मेरी माँ और मेरी 3 छोटी बहनें थीं। मेरे पिताजी लंबी बीमारी के चलते अब इस दुनिया से चले गए थे। माँ की परेशानी को मेरी एक दोस्त रोशनी ने देखा। वह हमारे घर पर मेरी माँ से मिलने आई, तो उसने कहा कि देर किस बात की? तुम्हारे लायक कोई नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक नौकरी है मेरी नज़र में। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। माँ ने कहा, ठीक है, मैं कोई भी नौकरी कर लूंगी। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। इतना कहते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो रोशनी ने माँ को अपने एक दोस्त का नंबर दिया। माँ ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मुझे एक बीमार महिला की देखभाल करनी है। क्या आप कर पाएंगी? उन्होंने माँ को सैलरी बताई कि 30,000 मिलेगी, लेकिन 24 घंटे रहना होगा, क्योंकि वह महिला है, उनकी देखभाल करनी होगी। 24 घंटे ये सुनकर माँ घबरा गई। माँ बोली, लेकिन मैं 24 घंटे कैसे रह पाऊंगी? माँ ने कहा, घर के हालात देखकर मरता क्या नहीं करता। माँ ने हाँ कर दी, और पैसे भी ठीक थे। इतने पैसे तो माँ को उनकी पिछली कंपनी भी नहीं देती थी। एक तरह से माँ खुश थी। फिर उन्हें पता भेजा गया, तो माँ अगले ही दिन बिना वक्त गंवाए, जो कि हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, दिए गए पते पर वहां पहुंचे। पता एक शानदार बंगला था, और काफी खूबसूरत था। बंगला देखने से ऐसा लग रहा था कि वे लोग काफी अमीर हैं। माँ ने घंटी बजाई। एक युवा सुंदर आदमी ने दरवाजा खोला। माँ ने उससे कहा कि उन्हें यहाँ एक महिला की देखभाल के लिए भेजा गया है। जिन्होंने भेजा था, माँ ने उनसे फोन पर भी बात करवा दी, तो उसने कहा, ठीक है, कल से आप अपना सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी। आपके रहने का इंतजाम करवा दिया जाएगा। अगले दिन माँ अपना सारा सामान लेकर इस बंगले में चली आईं। इस युवा का नाम विवान था। विवान ने माँ को अपनी माँ से मिलवाया। देखने में तो काफी बुढ़िया थी, पर शक्ल सूरत से वह बहुत ही अच्छी लगती थी। विवान ने कहा, तुम्हें मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि काम के सिलसिले में मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ। मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि तुम शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। विवान की यह बात सुनकर माँ ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैसे भी विवान को पहली नजर में देखकर माँ उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी, और उसकी कोई भी बात टालना माँ के लिए मुश्किल था। माँ हर वह काम पहले करती थी जो विवान कहते, ताकि वह किसी भी तरह उनका दिल जीत सके। सच कहूं तो माँ दौलत से नहीं, विवान की शख्सियत से प्रभावित हुई थी। एक दिन माँ ने सोचा कि विवान जब इतना खूबसूरत है, तो उसकी जिंदगी में कोई न कोई जरूर होगी। फिर माँ ने उनके घर की खाना पकाने वाली महिला से पूछा, तो उसने बताया कि शायद अभी तक विवान की जिंदगी में कोई नहीं है। माँ ने विवान के बारे में और जानने की कोशिश की। सहायिका ने कहा, शायद विवान अपनी जिंदगी में ऐसी सादा लड़की की तलाश में है जो अब तक नहीं मिली।
यह बात सुनकर माँ के दिल में विवान के लिए चाहत जागने लगी। माँ यहाँ 1 हफ्ता बिता चुकी थी। एक दिन माँ ने यहाँ कुछ अजीब सा देखा। विवान घर पर थे और उन्होंने माँ से कहा, आज तुम दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख लूंगा। माँ को विवान की बात माननी पड़ी और वह दूसरे कमरे में चली गई। रात को माँ को नींद नहीं आई। वह विवान के बारे में सोच रही थी कि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी तरफ देखता भी नहीं। अचानक माया जी के कमरे से आवाज आई। माँ तुरंत दौड़ी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। माँ ने दरवाजा खटखटाया। वीवन ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर सो जाओ। माँ वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन माँ को सब कुछ बहुत अजीब लगा कि वीवन अपनी माँ के कमरे में दरवाजा बंद करके क्या कर रहा था। माँ किसी से पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि वह यहाँ सहायिका की तरह कमाने आई थी। रात भर माँ की नींद नहीं आई। सुबह जब वीवन घर से जा रहे थे, तो उन्होंने माँ से कहा, कल रात मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए तुम्हें डांटा। बुरा मत मानना, अपनी माँ का ख्याल रखना। फिर वह घर से निकल गए। वीवन के जाने के बाद माँ माया जी के कमरे में गई ताकि उनसे बात कर सके और कल के बारे में जान सके। लेकिन माया जी कम बोली और लड़खड़ाते हुए बातें की। माँ को लगा कि वह अपने अतीत की कुछ बातें छिपाना चाहती हैं। शायद उन्हें कोई गहरा दुख है। माँ ने ज्यादा पूछना उचित नहीं समझा और अपने काम में लग गई। वीवन कभी कभार घर आते और चले जाते। माँ यहाँ 4 से 5 महीने बिता चुकी थी। एक दिन अचानक माया जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें शदीद सिरदर्द था और वह जोर जोर से रो रही थी। माँ ने कई बार वीवन को फोन किया, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। वीवन ने एक डॉक्टर का नंबर दिया था। माँ ने खुद डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने माया जी का परीक्षण किया और कुछ टेस्ट किए। फिर बताया कि माया जी की हालत दवा के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से खराब हुई है। यह सुनकर माँ का दिल डूब गया। फिर माँ ने डॉक्टर से पूछा, क्या वीवन जी माया जी के फैमिली डॉक्टर हैं? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ। माँ ने कहा, क्या आप बता सकती हैं कि माया जी की ऐसी हालत क्यों हो रही है? डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी मुझे यह नहीं पता। वीवन आएंगे तब दोबारा बात होगी। अभी मैं जा रही हूँ। यह सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ जल्दी से माया जी के पास गई। माया जी को भी पता था कि उनकी ऐसी हालत क्यों हुई है। वह सिसक सिसक कर रो रही थी। माँ ने उन्हें तसल्ली देते हुए पूछा, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या तकलीफ है? माया जी का रोना और बढ़ गया। फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और लड़खड़ाते हुए माँ को पेन और कॉपी मांगने का इशारा किया। माँ ने जल्दी से उन्हें पेन और कॉपी दे दी। माया जी ने कॉपी में माँ के लिए एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उन्होंने पेन माँ के हाथ में पकड़ा दिया और लड़खड़ाते हुए कहा, इसे मेरे सामने पढ़ो। माँ ने माया जी का लिखा हुआ पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, काव्या, मेरी इस स्थिति का कारण विवान है। माँ सुन रह गईं कि विवान, वह तो उनका बेटा है। फिर जल्दी से माँ ने आगे पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा था कि विवान मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरा पति है। माया जी ने माँ की तरफ देखा और सर हिलाया, इशारा किया कि आगे पढ़ो। माँ आगे पढ़ती गईं। माया जी ने पत्र में लिखा था कि उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसे विवान चलाता है, और विवान ने उनके साथ धोखा किया है। विवान पहले उनका ड्राइवर था। विवान से शादी होने से पहले माया जी पहले से विवाहित थीं। विवान से शादी के बाद माया जी के पहले पति का एक्सीडेंट हो गया। वे कई महीनों तक अस्पताल में रहे, फिर उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद विवान ने महीने भर में शादी कर ली, लेकिन विवान बहुत चतुर और होशियार था। उसने माया जी से नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति के लिए शादी की थी। माँ को शादी के बाद महसूस होने लगा कि विवान अच्छा इंसान नहीं है। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर था।
माया जी ने जब विवान को यह बात बताई और धमकी दी कि अगर तुम ये सब नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, तो विवान बहुत चतुर था। उसने झूठ बोलकर माफी मांगी और कहा, माया मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह माया जी को ऐसी दवाइयां देना शुरू कर दिया जिनसे उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता। एक दिन माया जी सीढ़ियों से गिर गईं और उनका पैर टूट गया। अब वह न चल पाती हैं और न ठीक से बोल पाती हैं। वह भगवान का शुक्र करती हैं कि कम से कम दिमाग तो काम करता है। विवान कब से माया जी के वारिस का इंतजार कर रहा था। उसे माया जी की संतान चाहिए थी, क्योंकि माया जी की पूरी संपत्ति का वारिस या तो उनकी संतान होती, या अगर वह मर जाती तो संपत्ति नारी वर्ग में चली जाती। अगर माया जी न मरती और उनकी कोई संतान न होती तो संपत्ति नारी वर्ग की हो जाती। विवान अपनी संतान के लिए माया जी को जीवित रखे हुए है, वरना वह उन्हें पहले ही मार चुका होता। काव्या से माया जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमसे एक विनती है, भगवान के वास्ते इनकार मत करना। मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब विवान के साथ और अपनी औलाद के साथ नहीं रह सकती। माया जी ने एक पता दिया और कहा कि उन्हें वहां ले चलो। माँ को माया जी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उलझन में थी। पत्र उनके हाथ में दिया और खुद अपने कमरे में चली गई। बहुत देर तक सोचती रही कि अगर माया जी सच कह रही होंगी तो। माया जी की हालत देखकर झूठा भी नहीं लग रहा था। माँ को विवान से लगाव था, पर यह कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा धोखा देगा। लेकिन माया जी भी तो अपने बुरे कामों की सजा भुगत रही थी। माया जी और विवान ने मिलकर माया जी के पहले पति को राह से हटा दिया था। अब विवान उन्हीं को हटा रहा है। लेकिन इन सब में बच्चे का क्या दोष? यह सोचकर माँ तुरंत माया जी के पास गई। वह बहुत रो रही थी। उन्होंने एक अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें एक लॉकर है, चाबी कपड़ों के नीचे है, इसे खोलो। माँ ने लॉकर खोलकर सभी जरूरी चीजें एक बैग में डाली और माया जी को लेकर उस पते पर पहुंच गई जो माया जी ने दिया था। वह जगह विवान के घर से काफी दूर थी। वहां एक युवा महिला ने दरवाजा खोला, माया जी को देखा और दरवाजा बंद कर दिया। माया जी वहीं खड़ी रहीं। शाम हो गई। वह वहीं खड़ी रहीं और बोली, तुम चली जाओ, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, चाहे मर जाऊं। अंत में वह लड़की फिर बाहर आई। उसने गुस्से से कहा, पता है मैं कौन हूं? मैं विवान की पहली पत्नी की बेटी झोली हूं। इस विवान ने मुझे मेरी जायदाद और जीवन से बाहर निकाल दिया, मेरे पापा को मार दिया और मेरी माँ को लेकर भाग गया। माँ ने झोली को माया जी का पत्र दिया। पत्र पढ़ने के बाद भी झोली का गुस्सा कम नहीं हुआ, लेकिन वह माया जी को अंदर ले जाने के लिए तैयार हो गई, मगर शर्त रखी कि वह उनकी सेवा नहीं करेगी, सिर्फ बच्चे के जन्म तक उन्हें छिपाएगी। माया जी ने कागजात माँ को दिए और कहा, काव्या, तुम यहीं रुक जाओ, तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगी। बच्चे के जन्म के बाद मैं विवान को तलाक दूंगी। माँ रुक गई। उधर विवान पागलों की तरह माँ को ढूंढ रहा था, मगर पुलिस नहीं जा सकता था, क्योंकि अब माया जी सच्चाई बता देती। 9 महीने बीत गए। माया जी अब वह दवा नहीं ले रही थी जो विवान दिया करता था, इसलिए उनकी सेहत बेहतर होने लगी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया। बच्चे के पैदा होते ही माई जी ने विवान को तलाक का नोटिस और घर खाली करने का वारंट भेज दिया। विवान कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जायदाद, जेवर और पैसे सब माई जी के नाम पर थे। जरूरी कागजात भी माई जी पहले ही माँ से निकलवा चुकी थीं। विवान दोबारा सड़क पर आ गया। माँ का विवान के लिए जो लगाव था वह खत्म हो चुका था। अब वह माई जी के साथ ही काम कर रही है। अब माँ इस घर की नौकरानी नहीं रही। वह अब माई जी की कंपनी के सारे कानूनी काम संभालती हैं। माई जी की बेटी झोली और माँ अब एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से प्यार भी करती हैं। अब माँ को किसी भी खूबसूरत मर्द को देखकर
आकर्षण महसूस नहीं होता। माँ ने फैसला किया है कि पहले हम बहनों की शादियां करेंगी, फिर अपनी। इन मुश्किल महीनों के गुजरने के बाद हमारे घर में एक सुकून और खुशी आ गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। माँ पहले से बहुत मजबूत हो चुकी थीं। उन्होंने न सिर्फ माई जी को इस मुश्किल जिंदगी से निकाला, बल्कि खुद भी अपनी एक नई पहचान बनाई। माई जी की कंपनी के कानूनी मामलों को संभालना आसान काम नहीं था, लेकिन माँ ने मेहनत और लगन से हर चुनौती को स्वीकार किया और सफल हुई। झोली और माई जी का रिश्ता भी धीरे धीरे बेहतर होता गया। पहले जो नफरत और बेएतबारी थी, वह अब प्यार और समझदारी में बदल चुकी थी। झोली ने अपनी माँ को उस दर्द से बाहर निकाला जो सालों से दिल में था, और माई जी ने झोली को वह माँ का प्यार दिया जिसकी वह हमेशा ख्वाहिश रखती थी। हमारा घर अब एक खुशहाल और खूबसूरत जगह बन चुका था, जहाँ 3 अलग-अलग उम्र की औरतें एक दूसरे का सहारा थीं। माँ अक्सर मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती थीं, कैसे वह एक अजनबी शहर और घर में काम करने गई थीं, और कैसे उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह विवान के धोखे और माई जी के दुख को याद करके कुछ देर के लिए उदास हो जाती थीं, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती थीं। माँ कहती थीं कि इन बुरे दिनों ने उन्हें सिखाया कि इंसान की नीयत और किरदार दौलत या खूबसूरती से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। माँ ने मेरी छोटी बहनों की शादियां भी धूमधाम से कराईं। अब घर में मैं, माँ, झोली और माई जी साथ रहते थे। माँ अब अपनी शादी के बारे में भी सोचने लगी थीं। कई अच्छे रिश्ते आए, लेकिन माँ ने हमेशा कहा कि वह अब किसी ऐसे साथी की तलाश में है जो उन्हें समझे, सम्मान दे और उनके साथ सच्चा रिश्ता बनाए। उन्हें धन या प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं था। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि उनकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट के दौरान उनकी मुलाकात एक नेक दिल और समझदार आदमी से हुई जिसका नाम शेखर था। शेखर अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। माँ ने बताया कि शेखर से बात करके उन्हें सुकून मिलता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। शेखर माँ के अतीत के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी माँ को उन बातों पर शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। कुछ महीनों बाद माँ ने हमें बताया कि वह और शेखर शादी करने वाले हैं। यह सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। शेखर एक बहुत अच्छे इंसान थे, जिन्होंने माँ को वह प्यार और सम्मान दिया जिसकी वह हमेशा हकदार थीं। उनकी शादी सादगी से हुई, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। उस दिन माँ बहुत खुश थीं। उनकी आंखों में एक खास चमक थी। शादी के बाद माँ और शेखर ने एक खूबसूरत और खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। शेखर ने न सिर्फ माँ से प्यार किया, बल्कि जूली और माया जी का भी बहुत ख्याल रखा। हमारा घर अब एक पूर्ण परिवार बन गया था, जहाँ सब एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं भी माँ की कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने माँ से बहुत कुछ सीखा है, खासकर यह कि जीवन में मुश्किलें आईं तो उनका हौसले से सामना करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ ने हमेशा सिखाया कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन हमें अपनी अच्छाई और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। आज जब मैं पीछे देखता हूँ, तो माँ की मुश्किलों भरी जीवन पर गर्व महसूस करता हूँ। उन्होंने न सिर्फ अपना परिवार संभाला, बल्कि माया जी जैसी महिला की भी मदद की, जिसे अपनों ने ही धोखा दिया था। माँ की कहानी वास्तव में एक उदाहरण है, जो सिखाती है कि इंसान में कितनी ताकत और हिम्मत होती है। माँ अब भी कभी-कभार अपनी पहली नौकरी के बारे में बात करती हैं, उस बड़े बंगले और विवान के बारे में। लेकिन अब उनकी आवाज में दर्द नहीं, बल्कि सीख और सबक होता है। उन्होंने अपने जीवन के अंधेरे युग से निकलकर न सिर्फ खुद की, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी भरी। और मैं, उनका बेटा अर्जुन, हमेशा उनके साहस
और हौसले को सलाम करता रहूंगा। समय तेजी से बीत रहा है। माँ और शेखर का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है। दोनों एक दूसरे का साथ अच्छी तरह निभा रहे हैं, चाहे घर के छोटे काम हो या कंपनी के बड़े फैसले। शेखर ने माँ को एक ऐसा साथी दिया है जिस पर वह पूरा भरोसा कर सकती हैं। इन दोनों की समझदारी और प्यार देखकर हम सबको बहुत खुशी होती है। माँ और शेखर ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने नए क्षेत्रों में निवेश किया और कंपनी का नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया। माँ की मेहनत और लगन का फल उन्हें आखिरकार मिल गया है। उन्होंने कभी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखकर आगे बढ़ती गईं। झोली अब एक सफल और स्वतंत्र लड़की बन चुकी थी। कंपनी में उसकी अपनी एक पहचान थी। वह हमेशा नए विचारों के साथ आती थी और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। माँ अक्सर कहती थीं कि झोली में उन्हें अपनी जवानी की झलक नजर आती है। वही जोश, वही मेहनत। और मैंने भी कंपनी में अपनी जगह बना ली थी। माँ और शेखर ने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे यह मौका दिया कि मैं अपनी क्षमताओं को पहचान सकूं और विकास कर सकूं। अब कंपनी हमारे लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह थी, जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते और मिलकर काम करते थे। कुछ साल बाद हमारे घर में एक और खुशी आई। माँ और शेखर ने एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। वे हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहते थे और आखिरकार यह सपना पूरा हो गया। हमने एक प्यारी सी बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम तारा रखा। उसके आने से घर में एक नई खुशी भर गई। उसकी हंसी, शरारतें और मासूम बातें घर में खुशी का माहौल लाई। माँ और शेखर उसे बहुत प्यार करते थे। तारा के आने से नानी जी की यादें भी ताज़ा हो गईं। माँ अक्सर तारा को नानी जी के बारे में बताती थीं, उनके प्रेम, स्नेह और बलिदानों के बारे में। माँ चाहती थीं कि तारा भी अपनी वह नानी को पहचाने, जिसने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं। फाउंडेशन का काम भी तेजी से बढ़ रहा था। माँ और शेखर दिल से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की और असंख्य बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य दिलाने का काम किया। माँ कहती थीं कि दूसरों की मदद से जो संतोष मिलता है, वह दुनिया की किसी अन्य चीज से नहीं मिलता। जीवन अब शांत हो गया था, जैसे एक नदी बह रही हो, जिसमें खुशियों के कई रंग घुले हुए हों। माँ ने अपने जीवन के कठिन दौर को पीछे छोड़ दिया था और अब वह अपने परिवार और काम में पूरी तरह खुश और संतुष्ट थीं। उनकी कहानी मुझे हमेशा सिखाती है कि हार मानना कोई रास्ता नहीं होता। अगर हम हौसले और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और एक नई सफल जीवन लिखी जा सकती है। अब वह भव्य बंगला एक पुराना सपना सा लगता है, एक ऐसी जगह जहां दुख और धोखा था। लेकिन उसी अंधेरे के बाद तो हमारे जीवन में यह उजाला सूरज निकला है। समय के साथ तारा बड़ी होती गई। उसकी मासूमियत और चंचल स्वभाव ने हम सभी के दिल जीत लिए। माँ और शेखर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और झोली और मैं हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखते थे। उसके आने से हमारा घर और भी खुशियों से भर गया। माँ और शेखर ने हमें हमेशा सिखाया कि सफलता के साथ-साथ दूसरों के लिए हमारी जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें यह भी समझाया कि हमें कभी अपनी जड़ों, अपनी मूल को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी जरूरत हो। फाउंडेशन का काम अब और भी फैल चुका था। माँ और शेखर ने कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को सशक्त बनाना था। उनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण
फाउंडेशन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। झोली ने भी कंपनी में सर्वश्रेष्ठ नेता होने का प्रमाण दिया। माँ और शेखर अब धीरे धीरे कंपनी की जिम्मेदारी हमें बच्चों को सौंप रहे थे और झोली उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही थी। उसकी आधुनिक सोच और व्यावसायिक क्षमताओं ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैंने भी कंपनी के तकनीकी विभाग को संभाला था और नई नई तकनीकें लाकर अपना योगदान दे रहा था। हम तीनों भाई बहन झोली और तारा के साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे। माँ और शेखर हमें देखकर बहुत खुश होते थे। उनका सपना था कि हम सब मिलकर इस विरासत को संभालें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। एक दिन माँ ने मुझे और जूली को पास बुलाया। उनकी आंखों में खुशी और प्यार चमक रहा था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर घर और कंपनी का ख्याल रख रहे हैं। उस दिन उन्होंने हमें फिर से उस भव्य बंगले की कहानी सुनाई, लेकिन इस बार उनकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी। सिर्फ एक सरल सबक था कि बीते हुए दुखों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। माँ ने हमें सिखाया कि जीवन में रिश्तों की बहुत महत्ता होती है। चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमारा परिवार एक मजबूत बंधन में बंधा हुआ था और हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते थे। तारा अब एक समझदार और संवेदनशील लड़की बन चुकी थी। वह फाउंडेशन के कामों में रुचि लेने लगी थी और अक्सर माँ और शेखर के साथ जाकर जरूरतमंदों की मदद करती थी। माँ कहती थी कि तारा में उन्हें अपनी सेवा और करुणा की झलक दिखती है। आज जब मैं अपने परिवार को देखता हूँ तो दिल खुशी से भर जाता है। माँ ने न सिर्फ अपने जीवन के कठिन समय को झेला, बल्कि हमारे लिए एक बेहतर भविष्य भी बनाया। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। वह भव्य बंगला अब सिर्फ एक याद है, एक ऐसी याद जो हमें बताती है कि सच्ची खुशी धन या दिखावे में नहीं, बल्कि प्यार, परिवार और दूसरों की सेवा में है। हम सब उनकी अगली पीढ़ी के रूप में उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। माँ के जाने के बाद हमारे दिल में जरूर एक खालीपन पैदा हुआ, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें और उनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा। हम तीनों में जूली और तारा एक दूसरे का सहारा बने रहे और माँ की विरासत को आगे बढ़ाने में लगे रहे। तारा अब एक प्रतिभाशाली और जोशीली युवती बन गई थी। उसने अपनी स्कूली शिक्षा बहुत अच्छे अंकों से पूरी की और अब कॉलेज में प्रवेश लेने की तैयारी कर रही थी। उसे समाजशास्त्र और मानव विकास में विशेष रुचि थी। वह हमेशा नए तरीके सीखने के लिए बेचैन रहती थी, ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। एक दिन उसने हमें बताया कि उसे एक प्रसिद्ध कॉलेज में एक विशेष व्याख्यान सुनने का मौका मिला है, जो मानवीय कल्याण पर एक प्रसिद्ध प्रोफेसर व्याख्यान दे रहे थे। तारा बहुत खुश थी, क्योंकि वह वहां से कुछ नया सीखने की आशा कर रही थी। हम सभी ने उसे व्याख्यान में जाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। झोली ने उसके लिए यात्रा का प्रबंध किया और मैंने उसे विषय से संबंधित कुछ किताबें और लेख दिए, ताकि वह और बेहतर तरीके से समझ सके। माँ हमेशा शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानती थीं। हम जानते थे कि अगर माँ जीवित होती तो तारा को इस तरह सीखते देखकर बहुत खुश होती। व्याख्यान सुनने के बाद तारा बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसने बताया कि प्रोफेसर ने सामाजिक परिवर्तन और जरूरतमंदों की मदद के नए तरीकों पर बात की। वह कई ऐसे विचारों के साथ आई जिन्हें वह फाउंडेशन में उपयोग करना चाहती थी। उसका कॉलेज का सफर शुरू हो चुका था। वह न केवल अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रही थी, बल्कि फाउंडेशन के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। उसने कॉलेज में एक सामाजिक सेवा समूह भी बनाया, ताकि अपने साथियों को भी मदद के लिए तैयार कर सके। माँ कहा करती थीं
कि शिक्षा वह शक्ति है जिससे दुनिया बदली जा सकती है, और तारा इस बात को सच साबित कर रही थी। उसका शैक्षणिक सफर न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रगति का माध्यम था, बल्कि फाउंडेशन के भविष्य के लिए एक नई दिशा दे रहा था। वह ज्ञान और करुणा का वह सुंदर संगम थी जिसकी माँ हमेशा वकालत किया करती थी। वह बंगला, जहां कभी दुख और धोखा था, अब सिर्फ एक धुंधली याद है। माँ की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि वास्तविक खुशी दूसरों की सेवा में है। तारा का शैक्षणिक सफर माँ की विरासत का सुंदर प्रमाण है। हम सब मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। तारा अपनी पढ़ाई के साथ साथ नए जोश और नए विचारों के साथ फाउंडेशन के लिए काम कर रही थी। उसने कॉलेज में कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिनका उद्देश्य सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। उसकी लगन और नेतृत्व देखकर मुझे और झोली को हमेशा माँ की याद आती थी। वही निस्वार्थ सेवा का भाव, वही दूसरों के लिए कुछ करने की चाह। झोली कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। उसकी सोच और आधुनिक विचारों की बदौलत कंपनी ने वैश्विक स्तर पर एक स्थान हासिल कर लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद झोली हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ी रही। वह फाउंडेशन के कामों में भी शामिल रहती थी और अपने कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं। हम दोनों मिलकर माँ और शेखर के सपने को पूरा करने में लगे हुए थे, और मैं तकनीक के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहा था। मेरी टीम ने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और तकनीकी समाधान तैयार किए थे जिनसे फाउंडेशन के कामों को अधिक प्रभावी तरीके से चलाया जा सकता था। माँ हमेशा कहती थी कि तकनीक का उपयोग भलाई के लिए होना चाहिए, और मैं उसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा था। कुछ साल और बीत गए। तारा ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली और अब वह पूरी तरह से फाउंडेशन के कामों में लग गई थी। उसकी जवानी की ऊर्जा और नए विचारों ने फाउंडेशन को नई गति दी। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू कीं, जिनका लाभ दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचा। झोली ने कंपनी की जिम्मेदारियां पूरी तरह संभाल ली थीं। उसकी उत्कृष्ट नेतृत्व में कंपनी प्रगति कर रही थी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे थे। उसने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी को भी अपनी व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा बनाया था। मैं कंपनी के तकनीकी विभाग की अगुवाई कर रहा था, और हमारी टीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बना रही थी। हमारा परिवार अब एक मजबूत और एकजुट शक्ति बन चुका था। माँ और शेखर की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित थीं, और उनकी सिखाई हुई बातें हमारे हर निर्णय और हर कार्य की मार्गदर्शिका बनती थीं। हमने इस शानदार बंगले की कहानी को एक सबक के रूप में याद रखा था कि बाहरी चमक-दमक और धन से अधिक महत्वपूर्ण मानवता और रिश्तों की गहराई होती है। एक दिन हम तीनों ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया। हमने माँ और शेखर की स्मृति में एक आधुनिक शैक्षिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया, जो गरीब और वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस केंद्र का नाम हमने काफिया और शेखर शिक्षा केंद्र रखा। उद्घाटन के दिन हमने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जो माँ और शेखर के जीवन में महत्वपूर्ण थे। हमने उनके प्रेरणादायक जीवन को याद किया और यह देखकर गर्व महसूस किया कि उनके बोए गए बीज आज फल फूल रहे हैं। आज जब मैं अपने जीवन और परिवार को देखता हूँ, तो दिल में गहरी संतुष्टि महसूस होती है। माँ ने हमें सिखाया था कि जीवन में कठिनाइयाँ निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उनकी कहानी एक अमर दास्तान है जो हमें सिखाती है कि असली खुशी दूसरों की सेवा और प्रेम में है। हम उनकी पीढ़ियां हैं और उनकी विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहेंगे। वह शानदार बंगला अब एक धुंधली याद है,
लेकिन माँ की करुणा और साहस की रोशनी हमेशा हमारे मार्ग को प्रकाशित करती रहेगी। उनकी यह प्रेरक कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हार नहीं माननी चाहिए और दूसरों की मदद के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। काफिया और शेखर शिक्षा केंद्र आज भी अनगिनत बच्चों के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैला रहा है। तारा फाउंडेशन के कार्यों को पूरी लगन से चला रही है और झोली कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा हूँ, हमेशा माँ की इस बात को याद रखते हुए कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। हमारा परिवार माँ की यादों के सहारे और अधिक मजबूत हुआ है। वह शानदार बंगला अब केवल अतीत का एक पन्ना है, लेकिन इसने हमें सिखाया कि असली धन रिश्तों और प्रेम में है, दिखावे में नहीं। माँ ने हमें सिखाया कि जीवन में अंधेरे निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में साहस और दूसरों के लिए प्रेम हो, तो हम हर अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं। उनकी जीवन की यह प्रेरक कहानी, उनका अजेय साहस और दूसरों के लिए उनकी गहरी सहानुभूति हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। हम उनकी पीढ़ियां हैं और उनकी इस विरासत को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि उनकी कहानी आशा और उत्साह का स्रोत बनी रहे। माँ, आपकी यादें हमेशा हमारे साथ हैं और आपके सिखाए हुए मार्गों पर हम हमेशा चलते रहेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हिम्मत न हारें, निस्वार्थ सेवा करें, धोखे से निकलकर नई यात्रा की शुरुआत करें, शिक्षा और परिवार के महत्व को समझें और सच्ची खुशी को प्रेम और करुणा में खोजें। यह कहानी महिलाओं के सशक्त होने और विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश देती है और यह भी बताती है कि सफलता क्षमता से नहीं, बल्कि कर्म से प्राप्त होती है।